बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बहुत ज्यादा शिकवा था कि फर्स्ट ईयर की वीडियोस नहीं आ रही, तो आना शुरू हो गई हैं जनाब फर्स्ट ईयर की वीडियोस। अब इन्हें बर्दाश्त करना होगा क्योंकि वीडियोस होंगी लेंथी। वजह यह है कि सामने तशरीफ रखते हैं इज्जत माब जनाब मेरे साहिबजादा साहब और इज्जत माबा जनाब मेरी साहिबजादी साहिबा। तो इनका टारगेट है साइंस के सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट स्कोर हासिल करना, इसलिए मुझे इन्हें इंतहाई डीपली समझाना होगा और उस दौरान बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी इनको सोल्व करवानी होगी ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में जब ये बैठें तो अपना पेपर इंतहाई अच्छी तरीके से इंतहाई आसानी के साथ सोल्व कर सकें। बेटा जिस तरीके से मैं इनको पढ़ाऊंगा उसी तरीके से वीडियो बगैर एडिटिंग के मैं अपलोड कर दिया करूंगा, यानी जिस तरीके से इनको पढ़ाऊंगा उसी तरीके से इंशाल्लाह आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा। लेकिन मसला ये होगा कि इस तरीके से वीडियो बनेगी लेंथी और बहुत सारे स्टूडेंट का मिजाज ये होता है कि उनको लेंथी वीडियोस पसंद नहीं होती। देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आता है। तो जनाब आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। बेटा फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? वो क्वांटिटीज जिनकी आप लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनकी आप लोग पैमाइश कर सकते हैं, जिनको आप लोग नाप सकते हैं, वो वाली क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे लेंथ, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ अगर मैं आप लोगों को कोई चीज दूं और मैं कहूं कि बेटा इसकी मुझे लेंथ मालूम करके दें, तो कर देंगे आप लोग लेंथ उसकी मालूम? अगर ये पेन मैं आप लोगों को देता हूं तो आप लोग मुझे इसकी लेंथ मालूम करके दे देंगे? कैसे करेंगे आप लोग? स्केल की मदद से या इंची टैप अगर होगी उसकी मदद से आप लोग इसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे कि सर इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो आप जरा देखें ना, आप लोगों ने लेंथ की मेजरमेंट कर ली तो लेंथ की मेजरमेंट हो गई, तो इसका मतलब यह है कि ये कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है। बेटा अगर मैं आप लोगों से मैथ्स की बात करूं, मैथ्स को स्मॉल एम से ज़र करते हैं। जिस चीज को हम लोग वजन कह रहे होते हैं ना, वो वजन नहीं होता, वो असल में क्या चीज होती है? मैथ्स होती है। तो अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि बेटा इस पेन का मैथ्स मालूम करके मुझे बताएं, तो आप लोग कैसे करेंगे? इसका भी इंची टैप से करेंगे ना? हाँ ये तो कह रही है, हाँ इंची टैप से ही करेंगे। हाँ अच्छा, तो क्या करेंगे जरा बताएं? तराजू की मदद से करेंगे या वेइंग मशीन की मदद से करेंगे? अब आप लोग जनाब मुझे बताएंगे कि इसका वेट है 150 ग्राम। तो जनाब मैथ्स की भी मेजरमेंट हो सकती है, मैथ्स की भी पैमाइश हो सकती है। तो मैथ्स कौन सी क्वांटिटी हो गई? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है जनाब। अच्छा अब बच्चों जब हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, उसकी जब हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उस वैल्यू में दो चीजें आ रही होती हैं। नजर आ रही हैं दो चीजें? एक है ये वाला, ये क्या लिखा हुआ है? ABC लिखा हुआ है ना, नंबर लिखा हुआ है। तो इस नंबर को जो फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू में आ रहा होता है, उस नंबर को बोलते हैं न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। और बेटा इसके साथ ये जो चीज लिखी होती है, बता सकते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी की जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसमें कितनी चीजें होती हैं? दो, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट। इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है ना, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन वो टॉपिक फॉर्मेटिव है। क्या मतलब? बोर्ड के एग्जाम में उसमें से पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हम लोग वो टॉपिक अभी स्टडी नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। यहां पर यूनिट्स की बात की गई है। और बेटा यूनिट्स किस चीज की होती हैं? क्वांटिटीज की होती हैं। और बेटा ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ना, ये दो किस्म की होती हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज भी होती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी तो तभी उनकी क्या होंगी? डिराइव्ड यूनिट्स होंगी। बेटा मैंने क्या कहा है कि क्वांटिटीज कितनी किस्म की होती हैं? दो किस्म की। फिजिकल क्वांटिटीज दो किस्म की, एक होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज और दूसरी कौन सी होती हैं? बेस क्वांटिटीज। तो जनाब पहले हम लोग लिखते हैं बेस क्वांटिटीज। और दूसरी क्वांटिटीज कौन सी हैं बेटा? दूसरी क्वांटिटीज हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेटा ये जो बेस क्वांटिटीज है ना, इन बेस क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होंगी, जैसे ये क्वांटिटी है और ये उसकी यूनिट है,
तो बेस क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होंगी ना उन्हें कहेंगे बेस यूनिट्स। क्या कहेंगे? बेस यूनिट्स। और बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होंगी ना उन्हें क्या कहेंगे? चलें बताएं। डिराइव्ड यूनिट्स उन्हें कहेंगे। बेटा ये बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? बेस क्या मतलब? ये बेसिक है, ये सिंपलेस्ट है, ये खुद किसी और क्वांटिटी से बनी हुई नहीं है, लेकिन बाकी सारी क्वांटिटीज के लिए ये बेस का काम करती हैं। बाकी सारी क्वांटिटीज इन्हीं बेस क्वांटिटी से बनी होती हैं। तो जनाब बेस क्वांटिटीज कौन सी होंगी? बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो खुद किसी और क्वांटिटी से बनी हुई नहीं होती, लेकिन बाकी सारी क्वांटिटीज क्या मतलब है? इन बेस क्वांटिटीज के अलावा बाकी जो क्वांटिटीज हैं, कौन सी? ड्राइव क्वांटिटीज, वो किससे बनी होती हैं? बेस क्वांटिटी से बनी होती हैं। तो मैं बेस क्वांटिटीज या बेस यूनिट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? These are the quantities या आप यूनिट लिख दें। अगर क्वांटिटी कहेंगे तो क्वांटिटीज लिखना, यूनिट नहीं लिखना। और अगर यूनिट कहेंगे तो फिर क्या लिख देना है? यूनिट्स। ठीक है ना? अगर वो कहते हैं ना कि व्हाट आर बेस क्वांटिटीज, तो फिर आप लोगों ने बेस क्वांटिटीज लिखना है, यूनिट्स नहीं लिखना। और अगर कह देते हैं ना व्हाट आर द बेस यूनिट्स, तो फिर यही जो मैं यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखूंगा उसमें आप लोगों ने क्वांटिटीज की जगह क्या लिख देना है? यूनिट्स लिख देना है। तो क्या लिखूंगा? दीज आर द क्वांटिटीज या यूनिट्स दैट आर not formed from any other quantity but अच्छा क्वांटिटी की जगह और क्या लिखना है? अगर क्वांटिटी यूनिट्स, हाँ भाई ये हमारा डस्टर है, ठीक है। अच्छा तो बट ऑल अदर क्वांटिटीज, क्या मतलब? यूनिट्स आर फॉर्म्ड बाय दीज बेस क्वांटिटीज या यूनिट्स। तो यहां पर मैंने दोनों की डिफिनीशन लिख दी है, बेस क्वांटिटीज की भी और बेस यूनिट्स की भी। ठीक है जी। अच्छा अब बच्चों ये बेस क्वांटिटीज हैं कितनी या बेस यूनिट्स कितनी हैं? भाई जितनी क्वांटिटीज होंगी उतनी उनकी क्या होंगी? यूनिट्स भी होंगी ना। ठीक है जी। तो पूरी दुनिया में बेस क्वांटिटीज टोटली कितनी है बता सकते? 7 टोटली 7 है। ये नहीं समझना कि भाई पाकिस्तान में 7 हैं तो बाकी ममालिक तो बहुत तरक्की कर चुके हैं तो अब उनमें ये बेस यूनिट ज्यादा होंगी। नहीं नहीं, पूरी दुनिया में कितनी है? 7 है। इनकी जो तादाद है ना दैट इज टोटली 7। तो बच्चों फर्स्ट जो बेस क्वांटिटी है दैट इज लेंथ, उसके बाद है मैस, उसके बाद है टाइम, फिर है टेम्परेचर, फिर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या बच्चों इसे कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसे लुमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं। लुमिनस का क्या मतलब होता है? लुमिनस लाइट को बोलते हैं। इसके बाद है बेटा कौन सी चीज? इलेक्ट्रिक करंट। और फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या इसे नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं। बच्चों ये जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं इन सब की सिंबल्स हैं। वैसे हर क्वांटिटी की सिंबल होती है। सिंबल क्यों लिखते हैं? सिंबल क्या होता है? एब्रीवेटेड फॉर्म होती है, जैसे लेंथ के लिए एल,
बार बार लेंथ लिखना मुश्किल हो जाता है, सिर्फ एल लिख देंगे, एल से क्या पता चल जाएगा कि ये कौन सी चीज़ है, लेंथ है। तो अब हम लोग इनकी सिंबल्स पढ़ लेते हैं। तो जनाब लेंथ के लिए जो सिंबल है ना वो स्मॉल एल है। अच्छा, स्मॉल और कैपिटल का बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। जिस चीज़ की सिंबल स्मॉल लेटर में होगी वो आप लोगों ने स्मॉल ही लिखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लेंथ के लिए कैपिटल एल लिख देते हैं, तो ये गलत है। लेंथ की सिंबल क्या है, स्मॉल एल। मैथ की सिंबल क्या है, स्मॉल एम। टाइम की सिंबल क्या है, स्मॉल टी। टेम्परेचर की सिंबल क्या है, कैपिटल टी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की सिंबल है आई वी। आई वी, वी का मतलब यहां पर विजुअल है। विजुअल कहते हैं दिखाई देने वाली। और बेटा चीजें कैसे दिखाई देती हैं, लाइट की मदद से। अच्छा, आप जरा देखें लूमिनस इंटेंसिटी यानी आई वी और इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई। अच्छा, ये देखें टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी है, स्मॉल टी नहीं है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैपिटल आई और वी है। आई इंटेंसिटी और वी विजुअल। और इलेक्ट्रिक करंट की सिंबल कैपिटल आई है। तो अब जरा देखें, इलेक्ट्रिक के शुरू में ई आ रहा है, करंट के शुरू में सी आ रहा है, तो सिंबल या तो ई होनी चाहिए या सी। तो सिंबल कैपिटल आई क्यों है, वजह यह है कि असल में ये फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रांस है ना, फ्रांस की जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, उसका ये लफ्ज़ है, और वो लफ्ज़ है इंटेंसिटी डी करंट। इंटेंसिटी डी करंट। डी का लफ्ज़ ना फ्रेंच लैंग्वेज में अक्सर इस्तेमाल होता रहता है, तो वो इंटेंसिटी से ये आई लिखा हुआ है। अब बच्चों अगर इसकी सिंबल कैपिटल आई लिखते और इसकी सिंबल भी कैपिटल आई लिख देते ना, तो फिर फर्क पता ना चलता। फर्क करने के लिए इसके साथ स्मॉल क्या लगा दिया, वी लगा दिया। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का दूसरा नाम मैंने क्या बताया आप लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये नंबर से निकला हुआ है ना, तो स्मॉल एन इसकी सिंबल है। अब बच्चों इनकी जो यूनिट्स हैं, जिन्हें हम लोग कौन सी यूनिट्स कहते हैं, बेस यूनिट्स। लेंथ की यूनिट क्या है, जरा बता सकते हैं क्या यूनिट है, मीटर। मैस की यूनिट क्या है, किलोग्राम। ये एसआई यूनिट्स हम लिख रहे हैं, एसआई यूनिट्स। यूनिट्स के ना मुख्तलिफ सिस्टम है। एक बहुत पुराना सिस्टम था ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। उसमें लेंथ की जो यूनिट होती थी वो फुट होती थी। उसके बाद बेटे एक और सिस्टम आया सीजीएस यानी सेंटीमीटर लेंथ की, जी ग्राम मैस की, और एस सेकंड, सीजीएस था ना, एस सेकंड यानी टाइम यूनिट सेकंड थी। फिर एक और सिस्टम आया जिसे कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, असल में लफ्ज तो क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है ना। इंग्लिश में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल पहले और सिस्टम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन ये भी फ्रेंच लैंग्वेज का सिस्टम है, लेकिन ये भी फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, और पूरा वर्ड पता है क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल डीएसआई यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो जरा देखें, ये हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल यानी एसआई यूनिट्स पढ़ रहे हैं। तो बच्चों टाइम की जो एसआई यूनिट है वो कौन सी है, सेकंड। टेम्परेचर की एसआई यूनिट जो है वो कौन सी है, केल्विन। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो एसआई यूनिट है वो कौन सी है, कैंडेला। और बेटा इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो कौन सी है, एम्पियर। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो एसआई यूनिट है वो कौन सी है, मोल। एक दफ़ा मैंने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से पूछा कि बेटा ये मैंने क्या लिखा है, तो एक बच्चा कहता है मौली। तो ये मौली नहीं है, ये क्या है, मोल है। वैसे एक और बंदा भी है जो पहले हर एक के साथ ई के लिए छोटी ये लगा देता था। अच्छा, आप जरा देखें जी बेटा, मीटर के लिए ना जो सिंबल इस्तेमाल होती है, अब जिस तरीके से क्वांटिटीज की सिंबल है ना, यूनिट्स की भी उसी तरीके से क्या है, सिंबल है। मीटर के लिए जो सिंबल है वो स्मॉल एम, किलोग्राम के लिए स्मॉल के और स्मॉल जी। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, कैपिटल के लिखते हैं और स्मॉल जी लिखते हैं, तो ये गलत है। सेकंड के लिए स्मॉल एस, आप स्मॉल एस इस तरह लिखें, यानी आप स्मॉल एस इस तरह लिखें या स्मॉल एस इस तरह लिखें, दोनों ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गलत क्या करते हैं, या तो कैपिटल एस लिख देते हैं, ये गलत है, या फिर ये लिख देते हैं एस ई सी। एस ई सी अक्सर डेली लाइफ में
हम लोग सेकंड के लिए क्या लिख रहे होते हैं, SCC। तो भाई डेली लाइफ में जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको किसी ने नंबर नहीं देने, वहाँ पर किसी ने चेक नहीं करना कि आपने ठीक लिखा है या गलत लिखा है। तो वहाँ पर आप भले ऐसा लिखें, लेकिन जब फिजिक्स का पेपर हो या साइंस के किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो तो वहाँ पर सेकंड की सिंबल आप लोगों ने क्या लिखनी है, स्मॉल s। अच्छा बेटा, टेम्परेचर की जो यूनिट है केल्विन ना, केल्विन के लिए सिंबल होती है कैपिटल K। अच्छा यहाँ पर गलती क्या होती है बेटा, टेम्परेचर की ना दो और भी यूनिट्स हैं, उनमें से एक है फ़ारेनहाइट और एक है सेल्सियस। फ़ारेनहाइट के ऊपर भी ये डिग्री का निशान होता है, सेल्सियस के ऊपर भी होता है, लेकिन केल्विन के ऊपर डिग्री का निशान नहीं होता। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि अगर फ़ारेनहाइट के ऊपर डिग्री का निशान है, सेल्सियस के ऊपर भी डिग्री का निशान है, तो फिर क्या होगा, केल्विन के ऊपर भी डिग्री का निशान होगा, तो वो केल्विन के ऊपर भी डिग्री का निशान लगा देते हैं। तो ये गलत है, केल्विन के ऊपर डिग्री का निशान नहीं होता। अच्छा आप जरा देखें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो यूनिट है कैंडेला, कैंडेला के लिए सिंबल क्या है, स्मॉल सी स्मॉल डी। इसमें स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, कैपिटल C और स्मॉल d लिख देते हैं, ये गलत है। एम्पियर के लिए जो सिंबल होती है वो होती है कैपिटल A, इसमें भी गलती करते हैं, AMP लिख देते हैं, तो ये गलत है भाई, ये ठीक नहीं है। अच्छा मोल के लिए जो सिंबल होती है वो MOL, तीनों स्मॉल लेटर हैं। तो ये जनाब हो गई कौन सी, बेस क्वांटिटीज, और ये उनकी बेस यूनिट्स। अब हम लोगों ने कौन सी चीज़ पढ़नी है, डिराइव्ड क्वांटिटीज और फिर उनकी यूनिट्स, और उन यूनिट्स को इन टर्म ऑफ क्या पढ़ना है, बेस यूनिट्स पढ़ना है। बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, दैट आर नॉट द बेस क्वांटिटीज, वो बेस क्वांटिटी नहीं होती, दे आर फॉर्म्ड या दे आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, उनको बेस क्वांटिटी से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, डिराइव क्वांटिटीज, यहाँ पर मैं डिराइव क्वांटिटी लिखूंगा, इधर उनकी सिंबल, फिर डिराइव्ड यूनिट्स, यहाँ पर मैं डिराइव्ड यूनिट लिखूंगा, यहाँ पर उनकी सिंबल्स, और आगे क्या लिखा है, इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। असल चीज तो यही है ना जो हम लोगों ने पढ़नी है, डिराइव्ड यूनिट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यहाँ ये जो डिराइव्ड यूनिट्स है ना, इनका बेस यूनिट से कैसे रिलेशन है, यानी इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी करना है इनको। ये जो बेस क्वांटिटीज हैं ये कितनी है टोटल, 7, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी 7 नहीं है, ये बेतहाशा है। आप सबको तो स्टडी नहीं कर सकते, तो 5 की एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है, उन 5 को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह उन 5 से ही कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और आप लोग बाकी सब की जो यूनिट्स हैं उनको इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स लिख भी सकेंगे, अल्लाह ने चाहा तो जनाब पहली जो डिराइव्ड क्वांटिटी आपके कोर्स में गिवन है दैट इज फोर्स। फोर्स, फोर्स के लिए जो सिंबल होती है वो कौन सी है, कैपिटल F। बेटा फोर्स की जो यूनिट है वो कौन सी है, न्यूटन। न्यूटन असल में तो एक साइंटिस्ट का नाम था ना, ठीक है। आप लोगों ने 9th में न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन भी पढ़े थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है जी। इस तरीके से न्यूटन के एक और लॉ भी है, बता सकते हैं उसका नाम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या उसे सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, वो भी न्यूटन ने ही पेश किया था। अच्छा अब बच्चों न्यूटन की जो सिंबल है ना वो है कैपिटल N। अब हम लोगों ने पढ़ना है न्यूटन इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। बेटा जब आप लोगों ने किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को इन टर्म ऑफ, बेटा जब आप लोगों ने, सॉरी डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं, डिराइव्ड यूनिट, जब आप लोगों ने किसी डिराइव्ड यूनिट्स को इन टर्म ऑफ बेस यूनिट स्टडी करना हो ना, तो उसके लिए पहले क्या काम किया करें, पहले डिराइव्ड क्वांटिटी को इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी स्टडी कर लिया करें, एनालाइज कर लिया करें। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी, यानी हम ये देखते हैं कि फोर्स कौन कौन सी बेस क्वांटिटी से बनी हुई है। तो फोर्स का फार्मूला पता है क्या होता है, फोर्स इक्वल किसके इक्वल होती है, ma के, ठीक है जी। इधर तो ये फोर्स यानी डिराइव्ड क्वांटिटी ही रहेगी, लेकिन इधर हम लोगों ने सारी की सारी बेस क्वांटिटीज लानी होगी। मैस जरा देख लें, मैस कहीं नजर आ रहा है, मैस क्या है, ये मैस क्या है, बेस क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन आपको इन बेस क्वांटिटी में कहीं नजर नहीं आ रहा होगा। क्या मतलब एक्सेलरेशन बेस क्वांटिटी नहीं है, तो हम लोगों ने क्या करना है, एक्सेलरेशन को आगे बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला पता है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, v/t, v वेलोसिटी है, स्मॉल v होता है, और t। तो बच्चों मैं a की जगह क्या लिख दूंगा, v/t लिख दूंगा। तो जरा देखें f किसके इक्वल हो जाएगा, m, a की जगह क्या बन जाएगा, v/t। अब m और t यहां जरा देखें,
m और t दोनों क्या हैं, बेस क्वांटिटीज हैं, लेकिन वेलोसिटी आपको कहीं भी बेस क्वांटिटी में नजर नहीं आ रही। इसका मतलब वेलोसिटी बेस क्वांटिटी नहीं है, कौन सी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो यहाँ पर अब वेलोसिटी को बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। एस क्या मतलब है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट असल में लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये असल में लेंथ ही होती है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस भी लेंथ ही है, दो पॉइंट के दरमियान फासला लेंथ होता है। तो आप जरा देखें, मैं इस इक्वेशन में बाकी सारी चीजें जैसी यहां लिखी हुई ना वैसी की वैसी लिखूंगा। एफ की जगह एफ, एम की जगह एम, टी की जगह टी, लेकिन वेलोसिटी की जगह क्या लिख दूंगा, एस अपॉन टी। तो जरा देखें फार्मूला क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम, वी की जगह क्या लिखूंगा, एस अपॉन टी। ये टी कौन सा है, ये वाला है ना, नहीं ये कौन सा टी है, ये जो वेलोसिटी के फार्मूले में आ रहा है ना, वेलोसिटी की जगह पर टी आ रहा है, ये वाला टी तो वैसे का वैसा लिखना है। तो अब जरा देखें आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एम, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है ना, अपॉन टी दो दफा आ रहा है, टी को जब टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2t आ जाएगा ना, हाँ टी स्क्वायर आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर पावर आती है, यानी इनकी पावर प्लस हो जाती है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगी। जब प्लस करते हैं तो शुरू वाले नंबर आपस में प्लस होकर शुरू में लग जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब बच्चों जरा देखें, ये फोर्स है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, जरा देखें एम डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, मैस डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी, बेस क्वांटिटी है, और लेंथ और टाइम ये भी बेस क्वांटिटी है। तो अब जरा देखें, फोर्स इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी हम लोगों ने स्टडी कर ली है। अब हम लोगों ने फोर्स की जो यूनिट है ना न्यूटन, वो इन टर्म ऑफ बेस यूनिट स्टडी करनी है। तो अब बड़ा आसान सा काम है, क्या करना है, इन सब की जगह इनकी यूनिट्स लिखते हैं। अब फोर्स की जगह उसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, मैस की जगह उसकी यूनिट, मैस की जगह किलोग्राम, लेंथ की जगह उसकी यूनिट मीटर, और टाइम की जगह उसकी यूनिट कौन सी, सेकंड, और इसका स्क्वायर लिख दें। या आप अच्छा इसको लिखने का ये तरीका भी है, आप लोग क्या लिखें, किलोग्राम, मीटर, और ये जो अपान है ना, ओपान, ये जो ओपान नहीं अपान है, इसको आप लोग ओब्लिक की शक्ल में लिखें, तिरछा करके ओब्लिक की शक्ल में लिखें, और इसके बाद क्या लिख दें, सेकंड स्क्वायर। या आप ओब्लिक न लिखें, ओब्लिक न लगाएं, फिर क्या करेंगे, हाँ अगर ये आप ओब्लिक हटा देंगे ना तो फिर ये जो ओब्लिक के नीचे चीजें हैं ना, इनकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। अभी सेकंड के ऊपर पावर 2 है, लेकिन उसके साथ साइन तो नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो क्या मतलब कौन सी साइन है, प्लस की है। तो ये चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। यानी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, किलोग्राम, मीटर, सेकंड और पावर -2। जब ये पावर -2 बन जाती है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं सेकंड इनवर्स स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे, किलोग्राम, मीटर, सेकंड इनवर्स स्क्वायर। आप ये लिखें, ये लिखें, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल होता है। ये तीनों चीज़ें सेम है, ये और ये सेम है। तो अब ज़रा देखें, न्यूटन को मैं किससे के इक्वल लिखूंगा, ज़रा देखें न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा, किलोग्राम, मीटर, सेकंड इनवर्स स्क्वायर। किलोग्राम, मीटर, सेकंड इनवर्स स्क्वायर। सही है जनाब। अच्छा आप जरा देखें, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी आपके कोर्स में गिवन है, वो है वर्क। वर्क की सिंबल बता सकते हैं क्या है, कैपिटल W, और वर्क की यूनिट जूल। मैं जूल पढ़ता हूं ना, बहुत सारे टीचर से आपने सुना होगा जाउल, बहुत सारे टीचर जो है वो जोल भी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। जूल की सिंबल क्या होती है, कैपिटल J। अब हम लोगों ने जूल इन टर्म ऑफ बेस यूनिट स्टडी करना है, तो कैसे करेंगे जरा बताएं, शाबाश। ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है ना वर्क, इसको इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी स्टडी करेंगे। ठीक है जी, तो आप जरा देखते हैं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। वर्क का फार्मूला आता है, वर्क का फार्मूला क्या होता है, F.S। अच्छा अब जरा देखें, S डिस्प्लेसमेंट है ना, लेंथ है, ये तो बेस क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स बेस क्वांटिटी नहीं है। तो इसकी जगह अब इसका फार्मूला क्या है जरा बता सकते हैं, F किसके इक्वल होता है, MA।
तो एफ की जगह एम ए लिखेंगे, डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा एम ए, और डॉट एस की जगह मैं लेंथ लिख देता हूं। अच्छा, अब एम और एल ये तो बेस क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी बेस क्वांटिटी है ना? नहीं, ये बेस क्वांटिटी नहीं है। तो जरा देखें वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, एम एक्सेलरेशन का फार्मूला आता है, एक्सेलरेशन v ओवर टी, तो एक्सेलरेशन की जगह मैं क्या लिखूंगा v ओवर टी, और साथ क्या आ जाएगा लेंथ। आप जरा बता सकते हैं वर्क किसकी इक्वल हो जाएगा, एम, v की जगह क्या लिखेंगे s ओवर टी, s ओवर टी। तो अब ये t लिखने की दोबारा जहां जरूरत है, हाँ ये जो t लिखा है ये v की जगह लिखा है, तो ये वाला t नीचे आ जाएगा और ऊपर l। तो जरा देखें वर्क किसकी इक्वल हो जाएगा m, s क्या है l है, s की जगह मैंने l लिख दिया, s डिस्प्लेसमेंट है ना, ये लेंथ ही होती है, और ये भी लेंथ है, अपान क्या आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा। वर्क किसके इक्वल हो जाएगा m, l से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा l स्क्वायर अपान टी स्क्वायर। अब जरा देखें जनाब, ये वर्क है डिराइव्ड क्वांटिटी, मैस डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड है, हाँ कौन सी है, बेस क्वांटिटी है, और लेंथ बेस क्वांटिटी है, और टाइम। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, वर्क यानी डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी स्टडी कर रही है, ठीक है जी। तो अब क्या काम करेंगे जरा बताएं, इनकी जगह इनकी यूनिट्स पुट कर दें। वर्क की यूनिट क्या होती है जरा बताएं, जूल। मैस की यूनिट कौन सी होती है, किलोग्राम। लेंथ की यूनिट मीटर, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपान टाइम की यूनिट सेकंड, और इसका स्क्वायर, सेकंड के ऊपर स्क्वायर है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जूल क्या हो जाएगा किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, ऑब्लिक लिखकर सेकंड स्क्वायर लिख दें, या ऑब्लिक हटा दें तो फिर क्या लिखेंगे जरा बताएं, किलो जूल, किलो जूल है, किलोग्राम, आगे मीटर स्क्वायर, आगे सेकंड इनवर्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में। तो जरा देखें जूल इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स क्या लिखूंगा जरा बताएं, किलोग्राम, आगे मीटर स्क्वायर, आगे सेकंड इनवर्स स्क्वायर। इसके बाद है पावर, पावर ये मिटा दूं, पावर की जो सिंबल होती है कैपिटल पी, पावर की यूनिट क्या होती है वाट। अच्छा, वाट के लिए जो सिंबल होती है वो कौन सी होती है, कैपिटल डब्ल्यू। तो बेटा अब हम लोगों ने वाट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट स्टडी करना है, तो कैसे करेंगे बता सकते हैं, हाँ तो जरा बताएं डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी है जहां पर, पावर। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो अब ये दोनों बेस क्वांटिटीज है ना, हाँ ऊपर वाली बेस नहीं है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली को बेस लगाएंगे ना, वो जो मुंह पर बेस लगाते हैं, हाँ तो क्या करेंगे, कैसे उसको बेस में कन्वर्ट करेंगे जरा बताएं। वर्क किसके इक्वल होता है एफ डॉट एस, तो पी किसके इक्वल हो जाएगा एफ डॉट एस अपॉन टी पी। बेटा ये एस असल में लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, ठीक है। तो इसकी जगह तो हम लेंथ लिख सकते हैं, ये तो बेस क्वांटिटी है, लेकिन एफ भी बेस क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे बेस लगाएंगे, किसके इक्वल हो जाएगा एम ए के। तो एफ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे एम ए, और साथ क्या आ जाएगा एस, या एस की जगह लेंथ लिख देते हैं अपॉन टी। तो पी किसके इक्वल हो जाएगा, एम बेस क्वांटिटी है, ए भी बेस क्वांटिटी है, तो ए किसके इक्वल होता है वी ओवर टी। तो ए की जगह क्या लिखेंगे वी ओवर टी, और आगे ये एल है, ये जो टी लिखा है ना, ये ए का फार्मूले में जो आ रहा है ना वी अपॉन टी वो लिखा है, ये वाला टी जो पहले से मौजूद है ये वैसे का वैसे लिखेंगे। अब जरा देखें एम बेस क्वांटिटी, ये भी बेस क्वांटिटी, ये भी, लेकिन वी बेस क्वांटिटी नहीं है, तो वी किसके इक्वल होगा एस अपॉन टी के। तो बेटा पी आप लोगों के पास क्या आ जाएगा एम, वी की जगह क्या लिखेंगे एस अपॉन क्या आ जाएगा टी। ये एस और टी वी की जगह पर आए, ये दो टी ऐसे यहाँ पर मौजूद हैं, और ऊपर लेंथ। तो बच्चों ज़रा देखें पी क्या हो जाएगा एम, ज़रा देखें ये एल है, एस असल में लेंथ है, लेंथ लेंथ से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा लेंथ स्क्वायर आ जाएगा, अपान क्या बनेगा टी क्यूब बन जाएगा, 3 दफ़ा टी है ना, टी क्यूब बन जाएगा। अब देखें जनाब, ये तो है डिराइव्ड क्वांटिटी, ये बेस क्वांटिटी बेस क्वांटिटी बेस क्वांटिटी।
तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी अब हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो P की डिराइव्ड यूनिट है ना वाट, वो हम लोगों ने स्टडी करनी है इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। कैसे करोगे जरा बताओ? इन सब की जगह, इन सब की जगह ये इन सब की जगह इनकी यूनिट्स पुट करते हैं। आपके पास क्या फार्मूला बन जाएगा? चलें इधर ही लिख देते हैं, आगे इधर कर देते हैं, यहाँ पर ना सही रहेगा। P की जगह उसकी यूनिट कौन सी? वाट इक्वल मैस की जगह उसकी यूनिट कौन सी? किलोग्राम। लेंथ की जगह उसकी यूनिट कौन सी? मीटर। और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा अपॉन टाइम सेकंड, सेकंड का क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। बच्चों आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओब्लिक सेकंड क्यूब, अपान सेकंड क्यूब, ये भी अपान ही है। अगर अपान हटा दें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स क्यूब। अच्छा, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर इनवर्स भी लगा देते हैं और यहाँ ओब्लिक भी लगा देते हैं, दोनों काम। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना। या ओब्लिक लगाना है या फिर यहाँ की साइन क्या करनी है? चेंज करनी है। तो आप जरा देखें, मैं वाट क्या लिखूंगा? वाट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स क्यूब। बेटा इसके बाद है प्रेशर। प्रेशर की सिंबल भी कैपिटल P। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट, पास्कल। पास्कल, पास्कल की सिंबल कैपिटल P और स्मॉल a। अब हम लोगों ने पढ़ना है पास्कल इन टर्म ऑफ कौन सी चीज? बेस यूनिट्स। तो कैसे करेंगे? पहले प्रेशर इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है F अपान A, एरिया, फोर्स पर एरिया। ठीक है जी। न तो ये बेस क्वांटिटी है न ये बेस क्वांटिटी है। फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या? MA। और पता है एरिया का जो फार्मूला होता है, एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ या ब्रेड्थ, लंबाई जरा चौड़ाई। ठीक है जी। और ये भी लेंथ है, ये भी ध्यान में रखना, ये क्या है? लेंथ है। चौड़ाई बेटा जरा देखें, लेंथ, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, डायमीटर, हाइपोटेनियस वगैरह, ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं बेटा? ये सारी की सारी बेसिकली लेंथ ही हैं। तो जनाब मैं क्या करूँगा? P की जगह P लिखूंगा, F की जगह क्या लिख दूंगा? MA, और एरिया की जगह क्या लिखूंगा? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। P बेटा M बेस क्वांटिटी है लेकिन एक्सेलरेशन बेस क्वांटिटी नहीं है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला बताओ शाबाश? V/T। तो एक्सेलरेशन की जगह मैं क्या लिखूंगा? V/T, और ये आ जाएगा L, और W की जगह भी मैं क्या लिख देता हूँ? L लिख देता हूँ। तो अब जरा देखें, P M बेस क्वांटिटी, T बेस क्वांटिटी, L बेस क्वांटिटी, लेकिन V बेस क्वांटिटी नहीं है। तो V का फार्मूला क्या होता है? S/T। तो ज़रा देखें, M V की जगह क्या लिखूंगा? S/T। ये V की जगह S/T आ गए। फिर क्या है? T, फिर क्या है? L, फिर क्या है? L। अच्छा अब ज़रा देखें ना बच्चों, P किसके इक्वल हो जाएगा? M। S क्या है? लेंथ है, L लिख देंगे। T, T, L, L, तो ये L L से कैंसिल हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? फार्मूला आपके पास बनेगा, इधर आगे लिख देते हैं, P इक्वल क्या हो जाएगा? M ओवर L, एक L है यहाँ L लिख देते हैं पहले, और बाद में ये T से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? T स्क्वायर बन जाएगा। T स्क्वायर, आप भले T स्क्वायर पहले लिख दें लेकिन अक्सर लिखा कैसे जाता है? पहले M बाद में L फिर T लिखा जाता है। तो अब आप जरा देख लें बच्चों कि P डिराइव क्वांटिटी है, ये सारी बेस क्वांटिटी है। तो हम लोगों ने क्या किया है? डिराइव क्वांटिटी इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब क्या करना है? ये जो यूनिट है ना, डिराइव यूनिट पास्कल, वो हम लोगों ने इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स लिखनी है। कैसे लिखोगे जरा बताएं? इन सब की जगह इनकी यूनिट्स लिख देंगे। बताएं, प्रेशर की यूनिट क्या लिखोगे? पास्कल। M की यूनिट क्या लिखोगे? किलोग्राम। अपान लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, और ऊपर स्क्वायर।
तो पास्कल आप इस तरह भी लिख सकते हैं, किलोग्राम। अब ओब्लीक लिखेंगे, ओब्लीक के बाद ये दोनों लिखने हैं, ये दोनों अपान के नीचे है ना, तो क्या लिखेंगे, m और सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। बच्चों जरा देखें, पी ए, अगर ओब्लीक हटाएंगे किलोग्राम, तो ओब्लीक के बाद दोनों चीज़ों की साइन, दोनों चीज़ों की जो पावर है उसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या बन जाएगी जरा बताएं, मीटर। इसके ऊपर तो पावर है ही नहीं, इसके ऊपर तो पावर है ही नहीं, तो फिर साइन कैसे चेंज करेंगे, नहीं पावर है, कितनी है, 1, और कौन सा 1 है, प्लस का 1 है। तो अब ओब्लीक हटाने के बाद क्या हो जाएगा, -1, फिर क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जनाब पास्कल इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी, ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है। क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद है बेटा चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको कैपिटल Q से जाहिर करते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है जी। और बच्चों चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब। कूलम्ब भी एक साइंटिस्ट का नाम था, चार्ल्स आंगस्टन डी कूलम्ब। तो कूलम्ब लॉ भी एक है, वो भी फिजिक्स में आप लोग पढ़कर आ चुके होंगे, नहीं तो अब आप लोग इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या करेंगे, उसे भी स्टडी करेंगे। कूलम्ब की जो सिंबल होती है वो होती है कैपिटल C। इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला होता है वो होता है Q/T। Q किसके इक्वल हो जाएगा, हमने तो Q इन टर्म ऑफ, यहां पर यह है I इन टर्म ऑफ Q और T, हम लोग ने Q इन टर्म ऑफ I और T स्टडी करना है ना, तो T Q के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, IT। तो बच्चों ये बेस क्वांटिटी, ये भी बेस क्वांटिटी, देख लेना, I बेस क्वांटिटी है, T भी बेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये डिराइव क्वांटिटी इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी स्टडी कर ली है। अब इसकी यूनिट कौन सी है, कूलम, आई की यूनिट एम्पियर, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो कूलम इन टर्म ऑफ बेस यूनिट क्या लिखेंगे, कूलम इक्वल एम्पियर सेकेंड। ठीक है जी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।